नाउ कम टू दिस सेक्शन 12, वेरी इंपॉर्टेंट भाई। यहां से आपकी जो सेक्शन 12 है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड दिस इज चैप्टर 4, वी आर बिगिनिंग विद द चैप्टर 4। ढंग से देख लीजिएगा इसको अच्छे तरीके से। दिस इज व्हाट चैप्टर 4, प्रोसीजर फॉर ऑब्टेनिंग ऑर्डर्स फॉर रिलीफ्स। चैप्टर 4 इज डीलिंग विद द प्रोसीजर फॉर ऑब्टेनिंग ऑर्डर्स ऑफ रिलीफ्स। डोमेस्टिक वायलेंस में, जो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में जो भी रिलीफ प्रोवाइडेड हैं उनको ऑब्टेन करने का प्रोसीजर कौन से चैप्टर में दिया गया है। चैप्टर का नाम याद रखना, चैप्टर 4, चैप्टर से भी रख लेना कि कौन कौन से चैप्टर में कहां से कहां तक के सेक्शन है, प्लीज में से क्वेश्चन पूछते हैं। अब बताइए सेक्शन 12 में एप्लीकेशन टू मजिस्ट्रेट, प्लीज सी द लाइन। This is what section 12, and the word is very important, application, and another word is very important, magistrate. This is not plaint, this is not complaint, this is what application. तो ये ध्यान रखना, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में हम जो लेडी जो एग्रीड पर्सन है, व्हेन शी विल अप्लाई फॉर द रिलीफ शी विल हैव टू मूव एन एप्लीकेशन। तो कई बार हमें ये क्वेश्चन आ जाता है कि जैसे सिविल सूट इनिशिएट कैसे होगा, बाय इंस्टीट्यूटिंग ए सूट, बाय फाइलिंग ए प्लेंट। अपील कैसे होती है, बाय प्रेफरिंग बाय प्रेफरिंग मेमोरेंडम ऑफ अपील। समझे? क्रिमिनल जस्टिस में क्या होता है, वी लॉज ए कंप्लेंट, वी गेट एफआईआर रजिस्टर्ड, और वी फाइल ए कंप्लेंट इन द कोर्ट। यू गॉट इट? तो इन दिस केस द एग्रीड पर्सन विल फाइल व्हाट, कंप्लेंट या एप्लीकेशन। देखो क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको लगेगा यार वो तो कंप्लेंट करेगी ना, उसके साथ वायलेंस हुई है, उसके साथ क्या हुई है, वायलेंस हुई है। लेकिन हम क्या कहेंगे, दिस इज द एप्लीकेशन फॉर सीकिंग रिलीफ। ध्यान रखना, तो इसी छोटी सी बात से क्वेश्चन मिल जाएगा आपको। अब आइए देखिए क्या है। एन एग्रीव्ड पर्सन, प्लीज हाईलाइट कर लीजिएगा इस तरीके से, एन एग्रीव्ड पर्सन नंबर 1, और ए प्रोटेक्शन ऑफिसर नंबर 2, or any other person on behalf of the aggrieved person. Please, these are the 3 different persons. Number 1, the aggrieved person. Number 2, protection officer. Number 3, any other person on behalf of the aggrieved person may present an application to the magistrate seeking one or more relief under this act, और देर आर लॉट्स ऑफ प्रीलिम्स क्वेश्चन अंडर दिस। मेंस में तो आएगा ही आएगा इसके अंडरस्टैंडिंग से क्वेश्चन, इसमें प्रीलिम्स से भी बहुत क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन ये बनेगा, हु कैन फाइल एप्लीकेशन फॉर सीकिंग रिलीफ अंडर द डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में रिलीफ सीक करने के लिए कौन कौन एप्लीकेशन लगा सकता है? कम ऑन, राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स। कौन कौन है? एग्रीव्ड पर्सन है, कौन है आपका प्रोटेक्शन ऑफिसर है, और कौन है एनी पर्सन ऑन बिहाफ ऑफ द एग्रीड पर्सन। जो व्यथित व्यक्ति है या तो वो खुद लगाएगा या उसके बिहाफ पर कोई अन्य व्यक्ति लगा सकता है या फिर प्रोटेक्शन ऑफिसर लगा सकता है। तो और यहां पर क्या है देखो, और लिखा है और, तो इट मींस एनी वन ऑफ दीज पर्संस, इन तीनों में से कोई भी एक व्यक्ति एप्लीकेशन मूव कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहां से आएगा, ये रहा आपके सामने, may present an application to whom, to the magistrate. This is not the session court, this is not the session court, this is not the high court, this is not the district magistrate, this is what, magistrate. Are you getting this point? तो magistrate को एप्लीकेशन लगाएंगे। नाउ नेक्स्ट लाइन और इंपॉर्टेंट है, उसको भी देख लीजिए। मजिस्ट्रेट की अगर डेफिनेशन आप चले जाएंगे वहां पर 2I में थी, 2I में, और यहां का मतलब क्या है, जुडिशियल, कम ऑन राइट, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास या फिर MM। तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट या फिर मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट के पास एप्लीकेशन लगाएंगे। और क्वेश्चन क्या है देखो आगे क्या आएगा, सीकिंग वन और मोर रिलीव्स अंडर दिस एक्ट।
इट मीन्स इस एक्ट में जितने भी रिलीफ दिए गए हैं, उपचार दिए गए हैं, द एग्रीड पर्सन मे सीक वन रिलीफ और द एग्रीड पर्सन मे रिलीफ मोर रिलीफ देन वन। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? तो यहां से भी क्वेश्चन आ जाएगा, हाउ मेनी रिलीफ्स आर देयर? 5 रिलीफ्स आर देयर। तो ऐसा नहीं है कि एक के लिए अलग अलग एप्लीकेशन आएंगी, वन वन करके आएंगी, एक ही एप्लीकेशन में मल्टीपल रिलीफ्स सीक किए जा सकते हैं। तो यहां से कौन कौन आएगा? हु कैन प्रेजेंट एप्लीकेशन? एग्रीड पर्सन, प्रोटेक्शन ऑफिसर, एनी पर्सन ऑन बिहाफ ऑफ द एग्रीड पर्सन। और किसको जाएगी? मजिस्ट्रेट को जाएगी। मजिस्ट्रेट का मतलब क्या है? जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास या फिर मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट। कितने रिलीफ सीख कर सकते हैं? एज मेनी एज प्रोवाइडेड अंडर द एक्ट। बस इतनी सी बात याद रखनी है। सेक्शन कौन सा है? 12 है। नेक्स्ट आ जाइए, प्रोवाइडेड दैट before passing an order under such application, the magistrate shall take into consideration any domestic incident report received by him from the protection officer or the service provider। अब याद करो वो जमाना जब मैंने आपको समझाई थी सेक्शन 2 क्लॉज ई में डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट DIR, you got it? DIR may be prepared by the protection officer, DIR may be prepared by the service provider sometimes। तो यहाँ पर क्या प्रोविजन दिया गया है? यहाँ पे ध्यान से आप यहाँ पे गोला लगाइए। गोला मतलब गोला ही लगाना, फिर आप अंडरलाइन मत करना, जैसे कहता हूं वैसे ही क्या करो बस। मजिस्ट्रेट शैल, दिस इज नॉट मे, दिस इज शैल take into consideration what? DIR, domestic incident report। कहां पर, कब? Before passing any order on such application। समझे? मजिस्ट्रेट के सामने एप्लीकेशन जाएगी, मजिस्ट्रेट उस पर अपना ऑर्डर फरमाएंगे, आदेश देंगे, लेकिन उस आदेश देने से पहले एक मैंडेटरी प्रक्रिया है, उनको फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि उनको तो पता नहीं है क्या क्या घटना घटी। तो भैया इंडिपेंडेंट बॉडी है ना, प्रोटेक्शन ऑफिसर है, सर्विस प्रोवाइडर है, वो आपको रिपोर्ट बना के देगा फॉर्मेट में। डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट को देखने के बाद ही आप ऑर्डर पास करेंगे, ऐसे नहीं कि विदाउट DIR आप ऑर्डर पास कर देंगे। इसलिए उन्होंने कहा है कि मजिस्ट्रेट शैल टेक इनटू कंसिडरेशन, मजिस्ट्रेट डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट पर विचार करेगा। सही है? तो यहां से क्वेश्चन कैसे बनता है कि क्या ये जरूरी है? यस, ये जरूरी है। डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट कौन कौन प्रस्तुत कर सकते हैं? प्रोटेक्शन ऑफिसर कर सकता है या सर्विस प्रोवाइडर कर सकता है। कोई क्वेश्चन यहां तक? सिंपल सी चीजें हैं, वैसे तो जानना ही है हम लोगों ने बस। तो ये मैंने इसको समरी देने की कोशिश की, इसको भी समरी को देख लेते हैं। सेक्शन 12 है ये, इट इज डीलिंग विद व्हाट? एप्लीकेशन टू मजिस्ट्रेट। तो एग्रीव्ड पर्सन हो नंबर 1, या फिर प्रोटेक्शन ऑफिसर हो नंबर 3, एनी अदर पर्सन ऑन बिहाफ। इन तीनों में से कोई भी एक क्या करेगा? इन तीनों में से कोई भी एक एप्लीकेशन लगा सकते हैं। एप्लीकेशन किसको देंगे? मजिस्ट्रेट को देंगे। और मजिस्ट्रेट को क्या कहेंगे? वन और मोर रिलीव्स पाएंगे। लेकिन मजिस्ट्रेट क्या करेंगे? मजिस्ट्रेट डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट को कंसिडर करेंगे, जो कि किसके द्वारा दी जा सकती है? प्रोटेक्शन ऑफिसर के द्वारा या फिर सर्विस प्रोवाइडर के द्वारा दी जा सकती है। तो ये पूरी की पूरी वहां तक की समरी आ गई आपके सामने। अब आ जाइए क्लॉज 2 पर। क्लॉज 2 को पढ़ लेते हैं एक बार, क्या कहती है क्लॉज 2? The relief sought for under subsection 1 may include, रेड लाइन को ध्यान से पढ़ना, a relief for issuance and order for payment of compensation or damages। समझे? ये ध्यान रखिए। और खास बात क्या है, लाइन यहां से क्वेश्चन आएगा, शशांक पकड़ लो इसको। विदाउट प्रेजुडिस टू द राइट ऑफ सच पर्सन टू इंस्टीट्यूट ए सूट फॉर कंपनसेशन और डैमेजेस। वाओ, देखिए कितनी बड़ी बात है, इसको समझ लीजिए। अगली लाइन में पढ़ाता हूं एक बार को। फॉर इंजरीज कॉज्ड बाय द एक्ट्स ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस बाय द रिस्पोंडेंट। अब समझिए अच्छे तरीके से क्या है, देखिए। This clause is talking about, this clause means section 12 clause 2। तो लास्ट की लाइन को फोकस कीजिए। इंजरीज कॉज्ड बाय द एक्ट्स ऑफ वायलेंस बाय द रिस्पोंडेंट।
इंजरीज कॉज बाय द एक्ट्स ऑफ वायलेंस बाय द रेस्पोंडेंट, रेस्पोंडेंट के द्वारा जो डोमेस्टिक वायलेंस की गई है और उसके द्वारा जो इंजरीज हुई हैं, उसके लिए क्या चाहिए आपको? आपको चाहिए कंपनसेशन, आपको चाहिए उसके लिए डैमेजेस। ठीक, तो दिस क्लॉज इज टॉकिंग अबाउट व्हाट, विद about what? Compensation or damages. For what? For injuries caused by the act of domestic violence. डोमेस्टिक वायलेंस के द्वारा जो इंजरीज हुई है, जो क्षति हुई है एग्री पर्सन को, उसके लिए उसको कंपनसेशन चाहिए। तो व्हाट इज ऑल अबाउट दिस क्लॉज? ये क्लॉज ये कहती है कि देखो, अब पढ़ना ब्लू लाइन पहले अच्छे तरीके से और हाईलाइट कर सकते हो अपने डायरेक्ट में, नोट्स मैंने अपलोड करा दिए हैं, खुद पढ़ा है डायरेक्ट और बहुत अच्छे तरीके से पढ़ करके आपको दिया है मैंने वो। राइट ऑफ सच पर्सन टू इंस्टीट्यूट ए सूट फॉर कंपनसेशन और डैमेजेस। ठीक है, राइट ऑफ सच पर्सन, राइट ऑफ सच पर्सन टू इंस्टीट्यूट ए सूट फॉर कंपनसेशन और डैमेजेस। ऐसे जिसको, सच पर्सन का मतलब क्या हुआ? जिस व्यक्ति को क्षति हुई, एग्रीड पर्सन, कि उसका ये अधिकार है कि वो कंपनसेशन या डैमेजेस के लिए एक सेपरेट सूट भी ला सकता है, तो उसके पास ये रिमेडी है। अब दोनों बातों को ध्यान रखना, फिर मैं क्लब करूंगा इसको, कि देयर इज एग्रीड पर्सन, नंबर वन, रेस्पोंडेंट कॉज्ड डोमेस्टिक वायलेंस अगेंस्ट हिम, नंबर टू, बिकॉज ऑफ दैट डोमेस्टिक वायलेंस इंजरीज वर कॉज्ड टू हर, नंबर थ्री, एंड नाउ व्हाट आर द रेमेडीज फॉर हर। क्लॉज 2 ये कहती है कि द रिलीफ सॉट फॉर सबसेक्शन 1, अंडर सबसेक्शन 1, कि रिलीफ जो सीख करेगी वो एग्रीड महिला, वो उसमें क्या इंक्लूड हो सकता है? शी कैन आस्क फॉर द ऑर्डर फॉर पेमेंट ऑफ कंपनसेशन और डैमेजेस। समझे? वो ये कह सकते हैं कि आप जो है कंपनसेशन के लिए प्लीज ग्रांट मी ऑर्डर फॉर कंपनसेशन और डैमेजेस, तो इसी एप्लीकेशन में डैमेजेस सीख कर सकती है वो। ये तो बहुत छोटी सी बात होगी। जो अगली बात है काम की ये है, इस लाइन को पढ़िए आप, विदाउट प्रेजुडिस टू द राइट ऑफ सच पर्सन, without prejudice to the right of such person to institute a suit for damages, means उसका जो अधिकार है कंपनसेशन सीख करने का, उसके अगेंस्ट ना जाते हुए, that right will remain intact even if you are seeking relief of compensation for damages, you are not abandoning your right to sue for compensation। आपका जो अधिकार सू करने का है कंपनसेशन, वो भी है। इसका मतलब ये है कि आप डोमेस्टिक वायलेंस में सेक्शन 2 में 12 में आप एप्लीकेशन ला सकते हैं, एंड एट द सेम टाइम यू कैन ऑल्सो ब्रिंग ए सूट फॉर डैमेजेस और कंपनसेशन। तो बोथ रेमेडीज विल बी अवेलेबल टू यू इफ यू आर सीकिंग कंपनसेशन अंडर सेक्शन 12। इट डजंट मीन यू आर abandoning, you are relinquishing, you will be barred from seeking relief through filing fresh suit। fresh suit का फाइल करने का अधिकार तब भी आपके पास रहेगा। कम ऑन, ये बात समझ में आई नहीं आई? कम ऑन, हरी अप। अब रिंकी क्या हो सकता है इसमें? एग्रीव्ड तो एग्रीव्ड होता है, पीड़ित ही होता है, कोई भी पीड़ित हो सकता है नहीं हो सकता? तो यहाँ वुमेन है, लेकिन कई बार ऐसा भी हो सकता है कि अच्छा मैंने कंपनसेशन ले लिया, डैमेजेस ले लिया, सेक्शन 12 की एप्लीकेशन में, डीवी एक्ट में ले लिया, और फिर मैं सूट भी फाइल करूं वहां पर, तो डबल डबल डैमेजेस, डबल डबल कंपनसेशन, तो मिसयूज भी नहीं होना चाहिए। देखिए इस बात का ध्यान रखिए आप लोग हमेशा कि जो लॉ है, जो पूरी मशीनरी है, उसका मकसद ये नहीं है कि उसका मकसद किसी खास पर्टिकुलर व्यक्ति की हेल्प करना है, कि डोमेस्टिक वायलेंस अगेंस्ट वुमेन का एक्ट है तो वुमेन को फेवर किया जाएगा। नो, मेन मुद्दा है एवरीथिंग इज फॉर डूइंग जस्टिस, बट न्याय होना चाहिए। पूरी मशीनरी का एक ही मकसद है, सभी के जो लीगल राइट्स हैं उनका प्रोटेक्शन हो और अंत में न्याय हो। तो यहां पर एग्रीड वुमेन को राइट दे दिया गया कि ठीक है, अगर आपको डोमेस्टिक वायलेंस में पूरे उस तरीके से नहीं मिलेगा तो आप सूट भी दायर कर सकते हैं।
लेकिन ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि कहीं डबल डबल ना हो जाए, इसी के लिए उन्होंने एक प्रोविजो बनाया है इसका। इसको पढ़ लीजिए एक बार अच्छे तरीके से, फिर देखते हैं आगे को। Provided that where a decree for any amount as compensation or damages has been passed by any court in favor of aggrieved person। समझिए क्या, देखिए रेड को पढ़िए। Where a decree for any amount, अमाउंट कैसा, एज कंपनसेशन फॉर डैमेजेस हैज बीन पास्ड। तो कोई डिक्री हैज बीन पास्ड, डिक्री फॉर व्हाट, फॉर एन अमाउंट एज कंपनसेशन, कि जब कोई डिक्री पास कर दी गई है ग्रांटिंग द कंपनसेशन और द डैमेजेस, और किसके द्वारा, ध्यान रखना ये किसकी बात कर रहे हैं, प्लीज सी दिस लाइन, देखिए क्या शब्द है, एनी, एनी कोर्ट, किसके फेवर में, एग्रीव्ड पर्सन के फेवर में। तो व्यथित व्यक्ति के फेवर में यदि कोई डिक्री पास कर दी गई है और उस डिक्री में कंपनसेशन या डैमेजेस अलाउ कर दिए गए हैं, ऐसी स्थिति में क्या होगा, ये होगा, देखिए, द अमाउंट इफ एनी पेड और पेबल in pursuance of the order made by the magistrate under this act। कौन से अमाउंट की बात कर रहे हैं हम, in pursuance of the order made by the magistrate under this act, मजिस्ट्रेट के द्वारा इस अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत जो आदेश पारित किया गया है, उसमें जो अमाउंट पेड कर दिया गया है या अभी पेबल है यानी कि दे है, दैट शैल बी सेट ऑफ अगेंस्ट द अमाउंट पेबल अंडर सच डिक्री। समझे, सेट ऑफ समझाया था, देखिए अब सपोज कीजिए मजिस्ट्रेट ने ये कहा कि आपको देना है 10,000 रुपीज कंपनसेशन, ठीक है, और जो डिक्री है उसमें ऑर्डर हुआ है 20,000 का। तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रोविजो एनी अमाउंट समझे, जो भी कोई अमाउंट है, द अमाउंट कौन सा, विच इज मेड पेड अंडर द ऑर्डर ऑफ द मजिस्ट्रेट, मजिस्ट्रेट के द्वारा जो ऑर्डर पास किया गया है उसके अंतर्गत यदि आपने कोई अमाउंट पेमेंट कर दिया है या अभी पेबल है, दोगे आप उसको, वो जो अमाउंट है यानी कि अमाउंट ऑर्डर्ड बाय द मजिस्ट्रेट अगेन अंडर डीवी एक्ट, वो जो एक्ट है, वो जो अमाउंट है, दैट शैल बी सेट ऑफ अगेंस्ट द डिक्री अमाउंट। तो जो सिविल कोर्ट ने जो डिक्री पास की उसमें 20,000 रुपए का मान लीजिए कंपनसेशन दिया, और जो मजिस्ट्रेट का ऑर्डर है 10,000 रुपए का, तो ये 10,000 रुपए डिक्री में एडजस्ट हो जाएंगे, सेट ऑफ हो जाएंगे। तो अब उस व्यक्ति को केवल जो रिमेनिंग 20,000 में से 10 हटा दीजिए, 20 माइनस 10, ये बचेगा आपका 10,000। तो अब उसको 10,000 ही पे करने होंगे, ऐसा नहीं कि 20,000 यहां भी देगा और 10,000 वहां भी देगा। सही है, इतनी सी बात है, छोटी सी, समझ गए होंगे आप लोग अभी। तो सेटअप का ध्यान रखना, यहां से क्वेश्चन आएगा, and the decree shall be executable for the balance amount if any left after such set off। बस जो अमाउंट बच गया उसका, उस दैट डिक्री शैल बी एग्जीक्यूटेबल, मींस उसको एग्जीक्यूट कराया जा सकता है एज पर ऑर्डर 21, जैसे एग्जीक्यूशन का है। तो फिर उसमें डिक्री को, जैसे डिक्री को एग्जीक्यूट कराते हैं वो एग्जीक्यूटेबल होगी, बस इतनी सी बात है। notwithstanding anything contained in the CPC or any other law for the time being in force। इसका मतलब क्या है कि भले ही सीपीसी में कुछ भी लिखा हो, प्रोविजंस में, सीपीसी में क्या लिखा होता है कि आप जो डिक्री अमाउंट है, जो डिक्री का अमाउंट है, मान लीजिए डिक्री हैज बीन पास फॉर 20,000 रुपीज, तो जो डिक्री अमाउंट आप उसी को एग्जीक्यूट करोगे, आप 20,000 का एग्जीक्यूट करोगे आप, है ना, या फिर कोई अन्य लॉ भी हो सकता है। कह रहे उसमें कुछ भी लिखा हो, आप बैलेंस अमाउंट के लिए डिक्री एग्जीक्यूटेबल होगी। सो ये है कि इट मींस द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 12
will override the provisions of section of CPC in this regard. जो जब बैलेंस अमाउंट है डिक्री का, उसको एग्जीक्यूट करने के लिए में सेक्शन 12 विल ओवरराइड द प्रोविजंस ऑफ सीपीसी. इतना बात याद रखिएगा. मोटा मोटा कौन सी बात आ गई? नंबर 1 बात ये हुई कि जो एग्रीड पर्सन है वो सेक्शन 12 में कंपनसेशन सीख कर सकता है, एज वेल एज वो फ्रेश सूट ला सकता है. एक बात, उस सूट में अगर कोई डिक्री अमाउंट डिक्रीड होता है उसके फेवर में और मजिस्ट्रेट यहां पर भी ऑर्डर करता है, तो जो मजिस्ट्रेट का ऑर्डर का जो पैसा है उसके डिक्री के अमाउंट से वो सेट ऑफ होगा. और अगर बचता है, मान लीजिए इक्वल अमाउंट है तो कुछ नहीं बचेगा, बात ही खत्म हो गई. अगर मजिस्ट्रेट ने कहा 10,000 और डिक्री में है 11,000, तो बैलेंस कितना हो गया? 1,000. 1,000 के लिए जो अमाउंट होगा, जो डिक्री बचेगी, वो क्या होगी? एग्जीक्यूटेबल होगी, उसका एग्जीक्यूशन हो सकता है. एंड कोई भी सीपीसी का प्रोविजन उसको रोकेगा नहीं, या कोई अन्य किसी लॉ का प्रोविजन उसको रोकेगा नहीं. प्लीज लेट मी नो आपको बात समझ में आई नहीं आई. यहाँ की अंडरस्टैंडिंग से आपको मेन से भी क्वेश्चन मिलेंगे और प्रीलिम्स में तो मिलेंगे ही मिलेंगे. तो अब हम आते हैं नेक्स्ट क्लॉज पर. दिस इज व्हाट सेक्शन 12. एंड नाउ क्लॉज 3 को समझिए अच्छे तरीके से. क्या है देखिए, एवरी एप्लीकेशन अंडर सबसेक्शन 1 यानी कि 12 क्लॉज 1 शैल बी इन सच फॉर्म, इस फॉर्मेट में होगी, कंटेन सच पर्टिकुलर, उसमें वो पर्टिकुलर्स होंगे, एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड और एज नियरली एज पॉसिबल देयर टू. तो एक वर्ड है आपके सामने प्रिस्क्राइब्ड. प्रिस्क्राइब्ड को देखिए अच्छे तरीके से, और फिर आप अपने बेयर एक्ट की जो सेक्शन 2 है, 2 का एम, सेक्शन 2M अगर आप पढ़ेंगे, वहां पे लिखा है प्रिस्क्राइब्ड का मीनिंग, प्रिस्क्राइब्ड बाय रूल्स. इसका मतलब होता है प्रिस्क्राइब्ड बाय रूल्स. और अगर आप जाएंगे, रूल्स कहां पर फॉर्मेट है बनाए गए? सेक्शन 37, सेक्शन 37 ऑफ द डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में रूल मेकिंग पावर दी गई है सेंट्रल गवर्नमेंट को. तो यहां अब इस बात को ध्यान में रखते हुए पढ़ना. देखिए क्या है ये जो एप्लीकेशन है, ये जो एप्लीकेशन है सेक्शन 12 की सीकिंग रिलीफ, ये क्या रही है कि भाई इसमें क्या होगा, ये किस फॉर्मेट में होनी चाहिए? क्या इसका कोई स्पेसिफिक फॉर्मेट होगा? यस, फॉर्मेट भी होगा. ओके, व्हाट शुड द पर्टिकुलर्स? जैसे देखो, प्लेंट सीपीसी में हम लोग प्लेंट फाइल करते हैं, तो उसमें सेक्शन 7 में प्लेंट के पर्टिकुलर्स के रूल्स हैं, है कि नहीं है? एक फॉर्मेट है. ऐसे ही इस एप्लीकेशन का भी एक फॉर्मेट होना चाहिए, ऐसे ही इस एप्लीकेशन के कुछ पर्टिकुलर्स होने चाहिए जो सब फिलअप होने चाहिए. तो फॉर्मेट कहां पर दिया गया है? वो कहां पर दिया गया है सब? तो इंतजार कीजिए, आपको कहां मिलेंगे? उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट रूल्स बनाएगी. और रूल कहां बनाएगी? सेक्शन 37 की क्लोज 2H में. मैं दिखाया था आपको क्या है H. ये रहा H आपके सामने. सेंट्रल गवर्नमेंट शैल मेक रूल्स रिगार्डिंग व्हाट? ये लाइन पहले पढ़िए, देखिए ए, सेंट्रल गवर्नमेंट में मेक रूल्स फॉर फॉलोइंग मैटर्स. और ये रहा H. द फॉर्म इन विच एन एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 12 seeking relief under this act may be made and the particulars. तो देखो क्या क्या आ गया? फॉर्म एंड पर्टिकुलर्स दोनों के बारे में रूल्स बनाए जाएंगे सेक्शन 37 क्लॉज 2 सब क्लॉज H में. तो सेक्शन 12 क्लॉज 3 में इन्हीं रूल्स की बात की गई है कि जो फॉर्मेट है, फॉर्मेट आपको उन रूल्स के हिसाब से मिलेगा जो सेक्शन 37 क्लोज H में बताया जा रहा है. बस हो गया काम आपका ये. और क्या चाहिए आप लोगों को? आसान सी तो चीजें हैं. अब 4 क्या चाहिए? अगेन यहां से क्वेश्चन आएगा, भी पकड़ लो क्वेश्चन, भागो भागो. द मजिस्ट्रेट शैल फिक्स द फर्स्ट डेट ऑफ हियरिंग which shall not be ordinarily beyond 30 days from the date of receipt of the application by the court.
बहुत आसान है। अब कोर्ट के सामने एप्लीकेशन आ गई तो कोर्ट क्या करेगा बताओ निक्की मैडम? कोर्ट क्या करेगी? कोर्ट उसमें हियरिंग की डेट लगाएगी। तो उसमें डेट में कितना टाइम लगा सकते हैं मैक्सिमम? विच शैल नॉट बी बियॉन्ड 30 days। 30 दिन से बियॉन्ड नहीं होनी चाहिए। लेकिन देखो क्या दे दिया, इसे ही कहते हैं चालाकी, है ना। एक अभी पंचायत नाम से एक वेब सीरीज आई है, देखा होगा आप लोगों ने, रील्स काफी आती हैं, उसमें आता है डायलॉग, देख रहे हो विनोद? तो देख रहे हो स्टूडेंट्स, माया ड्राफ्टिंग की ये देखो, मैं दिखाता हूं विनोद तुम्हें, देखो इन्होंने क्या कहा, विच शैल नॉट बी बियॉन्ड 30 days। और देखो विनोद कैसे मूर्ख बनाते हैं, जुडिशरी के लिए कैसे रास्ता निकालते हैं। ओ आई एम सॉरी, 3 days, बियॉन्ड 3 days। दिस इज ऑर्डिनरी, ऑर्डिनरीली, सामान्यतः। विनोद के चक्कर में मैं 3 को 30 पड़ गया, तो प्लीज 3 days। ऑर्डिनरीली भी ये रूल अप्लाई होगा। सामान्यतः ये 3 दिन से अधिक नहीं होना चाहिए फर्स्ट हियरिंग जो है ये, गॉट इट। लेकिन अब ये जो ऑर्डिनरी है, इसका मतलब ये है कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेस में यू कैन गो बियॉन्ड द 3 days एज वेल। आप 3 दिन से बियॉन्ड भी जा सकते हैं। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? सो प्लीज कम टू क्लॉज 4। दिस इज क्लॉज 4, पढ़िए ढंग से रहा। द मजिस्ट्रेट शैल फिक्स द फर्स्ट डेट ऑफ हियरिंग। दिस इज व्हाट? फर्स्ट डेट ऑफ हियरिंग, ध्यान रखिएगा। नाउ दिस इज वेरी ऑब्वियस, जब आप एप्लीकेशन फाइल करेंगे तो मजिस्ट्रेट विल हैव टू फिक्स डेट ऑफ हियरिंग। तो वही बात की गई है इसमें कि व्हाट द मजिस्ट्रेट विल डू। अगर एप्लीकेशन फाइल की गई है मजिस्ट्रेट के पास, तो फिर मजिस्ट्रेट साहब क्या करेंगे, और कौन से मजिस्ट्रेट है ये? जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास या फिर मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट। व्हाट ही विल डू? ही विल डू व्हाट? ही विल फिक्स फर्स्ट डेट ऑफ हियरिंग। प्रथम तिथि को फिक्स करेगा, डेट ऑफ हियरिंग को फिक्स करेगा। लेकिन यहाँ पे टाइम का रूल आ गया है, और ये आपके लिए क्वेश्चन है भाई, प्रीलिम्स का क्वेश्चन आएगा। विच शैल नॉट ऑर्डिनरीली बी बियॉन्ड 3 days, जो कि 3 दिन से बियॉन्ड नहीं, परे नहीं होगी। इट मींस जो फर्स्ट डेट ऑफ हियरिंग है वो विद इन 3 days होनी चाहिए। और यहीं से क्वेश्चन आएगा 3 days, 4 days, 7 days, यहां से क्वेश्चन आएगा प्रीलिम्स में। और जो खास बात यहां पर है विनोद, वो ये देखो, सुन रहे हो विनोद? देखो ये जो शब्द है माया, ऑर्डिनरीली, इस शब्द को नहीं भूलना रिंकी रानी, ऑर्डिनरीली। ये जो रूल है 3 days का, ये 3 days का जो रूल है वो है सामान्यतः, ऑर्डिनरीली। और जज साहब शशांक शेखर को दे दिया गया है लेवरेज कि भैया 3 दिन से बात का अभी अटेंड करने मन नहीं कर रहा है, 1 हफ्ते बाद करोगे, कर दो, लिख दो कि ऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेस नहीं है। In keeping in view the load of the cases in the court, the first date is being fixed beyond 7 days, beyond 10 days, like this, कुछ भी लिख डालो, क्योंकि बेर एक्ट ने आपको परमिट कर दिया है। ऑर्डिनरी शब्द को भी नहीं भूलना। 3 days मैंडेटरी नहीं है, ये केवल आपके लिए एडवाइजरी हो गया है। अभी ये गाइडेंस के रूप में है, आपको दिया गया है कि आप कोशिश ये करेंगे 3 दिन कर दें। इसका मतलब क्या हो गया कि फिर मिनिमम डेज में काम चलाइए। फिर आप ऐसा नहीं कि 60 days, 70 days, 90 days, ऐसे मत कीजिएगा, क्योंकि कोर्ट लॉ कहता है 3 दिन। तो 3 दिन में आप अगर कुछ दिक्कतें हैं तो 2-4 दिन आगे पीछे कर लीजिए, बस यही कर सकते हैं। लेकिन 3 days काउंट कहां से करेंगे ये भी इंपॉर्टेंट है। ये रहा आपके लिए, ये रहा फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीप्ट ऑफ एप्लीकेशन। तो 3 दिन की काउंट होगी आपकी यहां से, यहां पर ही P4 प्रीलिम्स लगाइए। The magistrate shall endeavor to dispose of every application made under subsection 1 within a period of 60 days. 60 days, और 60 days को फिर P4 प्रीलिम्स लगाइए फ्रॉम द डेट ऑफ फर्स्ट हियरिंग। ध्यान रखना ये जो 60 days की काउंटिंग है ये कहां से है? फर्स्ट हियरिंग से है, ना कि डेट ऑफ फाइलिंग से है। तो ये जो कोर्ट टाइम लेगी डिस्पोजल ऑफ द एप्लीकेशन, कि वो रिलीफ देना है अग्रीव्ड को या नहीं देना है, जो भी निर्णय करना है भैया कर लो। 60 दिन का टाइम मिल रहा है बस।
और 60 दिन कहां से काउंट करेंगे? फर्स्ट डेट ऑफ हियरिंग से करेंगे। द डेट ऑफ इट्स फर्स्ट हियरिंग, पहली हियरिंग की डेट के बाद से करेंगे। आप ध्यान रखें इसका। तो 60 डे में डिस्पोजल हो जाना चाहिए था इसका, समझे? लेकिन इसमें क्या होगा? 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ द एप्लीकेशन, 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ द फर्स्ट हियरिंग। तो बुरी तरीके से कंफ्यूज होके आना कीर्ति, या नहीं होगी कंफ्यूज बताओ? फिर मैं गोल कर रहा हूं आपके सामने ये। तो ये ध्यान रखेंगे आप लोग, 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ फर्स्ट हियरिंग रहेगा। अब हम, ये होगा आपका सेक्शन 12 कंप्लीट फ्रॉम माय साइड। आई इनवाइट योर क्वेश्चन। कोई क्वेश्चन है यहाँ पर? सेक्शन 12 इज ओवर फ्रॉम माय साइड।